हमारे यहाँ और आप लोग तो दो हाथ आगे हैं मुझसे बच्चे आजकल के। जी, ये मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था कि बैंक लोन क्या होता है और बैंक लोन में और लोन नोट्स में यानी डिबेंचर्स में क्या फर्क होता है। ये एमसीक्यूज में आएगा। ठीक है, तो बैंक लोन बताया था आपको कि आप पब्लिक से लोन लेने की बजाय बैंक से लोन ले लेते हैं। ठीक है, और जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपको पूरा स्केड्यूल बताता है कब आपने कितनी किस्त देनी है और सूद कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट कितनी होगी। अगर आपने बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट किया तो बैंक का लोन वापस भी करना पड़ सकता है, वो वापसी भी डिमांड कर सकते हैं आपसे। बैंक लोन में और लोन नोट्स में क्या फर्क है, ये वाला पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है, बाकी तो सब आसान है। ये कोई बता सके इसका मतलब, ये जो लोन बैंक लोन के आखिरी लाइन लिखी हुई है, किसी को पता हो? इसका ताल्लुक रिपोर्टिंग के साथ है वैसे। जिसको अच्छी रिपोर्टिंग आती है वो कर बता सकता है, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। ये वाले पॉइंट का ताल्लुक रिपोर्टिंग के साथ है। आपका कोई आईएएस है? नहीं, कंसोलिडेशन से ताल्लुक है। चलें और बता देता हूँ। कंसोलिडेशन से ताल्लुक है IS-21, हाँ शायद। जी, किसी को पता हो पॉइंट? रिपोर्टिंग ये कहती है कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जब रिपोर्ट करना है तो उसको लोकल करेंसी में, वैसे स्टैंडर्ड तो ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, वो तो टर्म करेंसी का कोई लफ्ज इस्तेमाल करता है। आपने किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जब अपनी बैलेंस शीट में रिपोर्ट करना है तो आपने उसको हर साल के एंड पर क्लोजिंग डेट पे जो एक्सचेंज रेट है वो इस्तेमाल करके आपने कंसोलिडेट करना है फॉरेन सब्सिडरी को, या आपने कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपनी बैलेंस शीट में रिपोर्ट करना है तो उसको फॉरेन करेंसी में रिपोर्ट, आपने उसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके रिपोर्ट करना है। और हर बैलेंस शीट डेट पे जब आप रिपोर्ट करने लगेंगे उसको बैलेंस शीट डेट पे, तो आपका एक्सचेंज रेट पिछले साल के एक्सचेंज रेट से डिफरेंट होगा। ऐसे ही है? नई बात समझ आई? यानी 2019 के एंड पे 500 मिलियन डॉलर की एक इन्वेस्टमेंट है जो मैं पाक रुपी में रिपोर्ट करना चाह रहा हूँ। जब मैं 2020 में उसी इन्वेस्टमेंट को रिपोर्ट करूंगा तो पाक रुपी में कन्वर्ट करके उसकी एक्सचेंज रेट डिफरेंट होने से हर दफा वैल्यू क्या निकलेगी, डिफरेंट निकलेगी। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर 2019 में जब मैं उस मिसाल के तौर पर लैंड ही चलो कह देता हूँ, 500 मिलियन की लैंड है। अगर मैं उसको रिपोर्ट करूँ 100 रुपए के हिसाब से तो वो पाक रुपी में, जी, 50,000 मिलियन की रिपोर्ट होगी। ठीक है, अगले साल 2020 में जब आप उस 500 मिलियन की जो लैंड है जब इसको रिपोर्ट करते हैं और डॉलर का रेट 90 रुपये होता है तो फिर वो कितने की रिपोर्ट होती है? 45,000। ठीक है, ये जो पिछले साल 50,000 की लैंड थी, 50,000 मिलियन की, अगले साल के एंड पे वही लैंड कितने मिलियन की रिपोर्ट हो रही है? ये एंडिंग बैलेंस है लैंड का, ये लैंड का बिगिनिंग बैलेंस होगा 2020 के लिए। तो ये जो 5,000 मिलियन का डिफरेंस है ये कहाँ जाएगा? ये एक्सचेंज गेन या लॉस होता है। हाँ, इसको कहते हैं एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज, वैसे यहाँ पे एक्सचेंज लॉस आया है। कितना लॉस आया है?
5,000 मिलियन का एक्सचेंज लॉस आया है। पिछले साल जितनी वैल्यू पे रिपोर्ट हुआ था एसेट, अगले साल उससे कम वैल्यू पे रिपोर्ट हो रहा है। ज्यादा पे रिपोर्ट हो जाए ना तो वो एक्सचेंज गेन होता है, कम पे रिपोर्ट हो तो एक्सचेंज। अब ये लॉस कितने का नजर आ रहा है? 5,000 मिलियन। टेक्निकली स्पीकिंग ये लॉस लॉस कुछ नहीं हुआ, ये तो कागजी लॉस है। ये तो हर साल ही एक्सचेंज रेट डिफरेंट होगा। पिछले साल के एंड पे डॉलर 100 रुपए का था, अभी डॉलर 90 रुपए का, शायद अगली दफा डॉलर 120 रुपए का हो। डॉलर तो चेंज होता रहेगा एक्सचेंज रेट। तो आपकी वही 500 मिलियन की लैंड जो पिछले साल पीकेआर में पाक रुपी में कन्वर्ट की गई थी, अगले साल वो कम वैल्यू पे रिपोर्ट हो रही है। समझ आ रही है बात आपको? अपनी होम करेंसी, फंक्शनल करेंसी, जो भी है, मुझे नहीं पता, मैं स्टैंडर्ड नहीं जानता ना, मेरा एरिया है। लेकिन ये काम आपने किया होगा और आपने शायद ये लफ्ज सुना भी हो, एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस। अब इस लॉस को, ये एक्सचेंज लॉस है, इस लॉस को रिपोर्ट तो करना है। इस लॉस को क्या करना है? रिपोर्ट तो करना है, लेकिन इदारा इस लॉस को कम करके रिपोर्ट कर सकता है। अब वो कम करने का तरीका अभी तो नहीं हो सकता, वो फिर अगले सालों में होगा। या आपको तरीका, अगर आपने इस लैंड के साथ साथ फॉरेन करेंसी का कोई लोन लिया होता, और वो लोन होता मिसाल के तौर पर कोई 300 मिलियन डॉलर का। कितने मिलियन डॉलर का? फॉरेन करेंसी का लोन डॉलर का। जब वो कन्वर्ट करते लोन, तो वो पहले लोन था 30,000 रुपए का, फॉरेन करेंसी वाला जब कन्वर्ट करते, और वही लोन जब अगले साल कन्वर्ट होगा, जी, तो इसका मतलब है कि लोन कम रिपोर्ट होने से ये आपके लिए 3,000 मिलियन का एक्सचेंज गेन क्रिएट हो गया। कितना क्रिएट हो गया एक्सचेंज गेन? अब बैलेंस शीट में जो असल में एक्सचेंज गेन लॉस रिपोर्ट होगा ना, वो इन दोनों को नेट ऑफ करके रिपोर्ट होगा। अब आपकी बैलेंस शीट में पता है कितना लॉस आएगा? 5,000 मिलियन का लॉस था, 3,000 मिलियन का गेन था, तो कितना लॉस रिपोर्ट होगा? ये ऑनर इक्विटी में नजर आ रहा होगा, अनरियलाइज लॉस है ये, रियलाइज लॉस नहीं है, लेकिन कम हुआ ना लॉस। तो इस लॉस को कम करने का तरीका क्या है? फॉरेन करेंसी की अगर इन्वेस्टमेंट हो तो उसके अगेंस्ट फॉरेन करेंसी में लोन ले ले, तो आपका ये जो एक्सचेंज लॉस होता है वो इसके एक्सचेंज गेन से कुछ हद तक क्या हो जाता है? ऑफसेट हो जाता है, और आप अपने लॉस को कम वैल्यू पे रिपोर्ट कर पाते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब फॉरेन करेंसी के एसेट के पैरेलल आपने उसी करेंसी में फॉरेन करेंसी का क्या लिया हुआ है? लोन। तब तो ये हरकत हो सकती है। लेकिन अगर आपने फॉरेन करेंसी का लोन नहीं लिया, देन ये रिस्क मैनेज नहीं हो सकता। ये रिस्क ही है ना। आपकी बैलेंस शीट में या आपकी ऑनर इक्विटी में एक ऐसे ही लॉस नजर आ रहा है 5,000 मिलियन का, जो कि रियलिटी में रियलाइज नहीं हुआ, अनरियलाइज लॉस है। और ये भी अनरियलाइज गेन है। लेकिन हमें तो पता है, हम तो अकाउंटिंग जानते हैं। एक आम यूजर या रीडर को क्या पता, ये वो कहेगा पता नहीं क्यों है एटा लॉस, 5,000 मिलियन द लॉस। तो अगर आप उसे सारा लॉस रिपोर्ट कर दें, तो ये तो हम इस तरह टेक्निक से अपने लॉस को मैनेज करके कम लॉस रिपोर्ट कर सकते हैं। और वो लॉस रिपोर्ट होगा तकरीबन कितने का? 2,000 मिलियन का। सर जो ईपीएस में प्रॉफिट आता है वो नेट प्रॉफिट होता है? जी बिल्कुल, नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, उसको बोलते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, वो होता है। हाँ जी, बात समझ आ गई आपको? तो पॉइंट क्या था कि बैंक लोन में अगर फॉरेन करेंसी का लोन लें, तो आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे आने वाले लॉस को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पे आने वाले एक्सचेंज लॉस को, वो काफी हद तक फॉरेन करेंसी का लोन का जो एक्सचेंज गेन है वो उसको रिस्क को मैनेज करता है। मैनेज करने को हेजिंग कहते हैं, हेजिंग। हेजिंग का लफ्ज लिखा होगा यहाँ पे, क्या लिखा होगा लफ्ज? हेज। हेज का मतलब होता है रिस्क को मैनेज करना। वो कहता है अगर हम फॉरेन करेंसी में लोन ले लें, तो ये हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एज अ हेजिंग होता है, हेज होता है। अब ये लाइन मैंने नहीं लिखी, ये आई कैब ने लिखी है एक लाइन, लेकिन इस लाइन के पीछे पूरी स्टोरी है जो हमें पता होनी चाहिए। नहीं तो ये लाइन हमें समझ ही नहीं आती कि ये कैसे हेजिंग होती है। हेज होता क्या है? हेज का मतलब होता है रिस्क मैनेज होना।
यानी अगर आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे एक्सचेंज लॉस क्रिएट हो रहा है तो फॉरेन लोन का एक्सचेंज गेन उस लॉस को काफी हद तक क्या कर जाएगा, ऑफसेट कर जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। नहीं, अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं होता ईपीएस में बेटा। उमर, ईपीएस में अनरियलाइज प्रॉफिट्स नहीं होते, रियलाइज प्रॉफिट्स आते हैं ईपीएस में। इनकम स्टेटमेंट में लिखते ही वही प्रॉफिट है जो रियलाइज हो, अनरियलाइज ऑनर इक्विटी में जाता है डायरेक्ट। इसीलिए तो रीवैल्यूएशन सरप्लस को भी बैलेंस शीट में लिखते हैं ऑनर इक्विटी में। मुझे नहीं पता अब आपकी अकाउंटिंग चेंज ना होगी हो, जिन्नी मैनू आंदी है ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ इनकम स्टेटमेंट में वो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं जो रियलाइज्ड हैं। अनरियलाइज गेन लॉस नहीं आते उसमें, वो बैलेंस शीट में ऑनर इक्विटी या कई रिजर्व्स में, रिजर्व्स के एड में शो होते हैं। मुझे नहीं पता चेंज तो नहीं आ गया, मेरे हिसाब से तो नहीं है। अनरियलाइज गेन लॉस नहीं आते वहां पे इनकम स्टेटमेंट में, और अगर आते भी होंगे ना तो कहीं नीचे जाके कोई अलहदा हेडिंग दे के, लेकिन मेन ईपीएस के लिए काउंट नहीं होते वो। आगे चले। ये पढ़ा था आप लोगों ने, चलो इसको पढ़ लो, फिर मैं अभी पूछता हूँ आपसे। आप पढ़ के नहीं आते, काम नहीं करके आते। किसी ने पढ़े ये पॉइंट वैसे? क्या? नहीं ना, वो कैसे? अगर लोन पे एक्सचेंज लॉस आ रहा है तो एसेट पे गेन आएगा, दोनों पे वो नहीं आ सकता। ये ऑपोजिट है ना, एक एसेट है एक लाइबिलिटी है। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो लाइबिलिटी की भी बढ़ेगी। एसेट की वैल्यू बढ़ना गेन है, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ना नुकसान है। जी जनाब, ये किसी ने पढ़े घर से? चलें शाबाश, पढ़ ले एक दफा। मैं पूछता हूँ आपसे, ये फर्क एमसीक्यूज के लिए भी आने चाहिए। आपने ये हेडिंग रट्टा लगानी है, बाकी अंदर वाले अल्फाज तो पढ़ के समझने हैं। एक दफा पढ़ ले। मैं आज न्यूमेरिकल करवाना चाह रहा हूँ, ये कल वाला आपने ऐसे टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अब ये मुझे करके आना चाहिए था आपको। इंस्टॉलमेंट्स को ट्रेंचेस कहते हैं। बैंक लोन किस्तों में वापस होता है। लमसम भी वापस हो सकता है, किस्तें भी वापस हो सकती हैं किस्तों में। गाड़ी लीज पे लेते हैं ना, बैंक को किस्तें दे रहे होते हैं, वो किस्तों को ट्रेंचेस भी कहते हैं। अभी तो ये डिफरेंस पढ़ना है सिर्फ, बैंक लोन और लोन नोट्स। ऊपर वाला आप घर से पढ़ के आते हैं, लेकिन चलो अगर पढ़ रहे हैं तो जल्दी से जरा कर लें। ये डिफरेंस पढ़ लिया, समझ आया? पहला पॉइंट क्या है मैं बताता हूं। वो कहता है जी बैंक लोन में अगर कंपनी को कोई हालात चेंज हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको दोबारा चेंज की जा सकती है टर्म्स एंड कंडीशन। बैंक लोन को रीस्केड्यूल कर सकता है, थोड़ा टाइम आपको दे सकता है अगर आपके ऊपर कोई क्राइसिस या इस तरह। लेकिन यानी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन बैंक की तरफ से थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक ने एग्रीमेंट में क्लॉज रखी होती है कि जो फ्यूचर में हालात के हिसाब से चेंजेस पॉसिबल है, लेकिन बैंक और आपकी कंपनी दोनों म्यूचुअली उसको क्या करेंगे, दोबारा एग्री करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कर्जा लिया हुआ है वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, नहीं हम अदा कर पा रहे होते तो हम उससे रिक्वेस्ट कर लेते हैं रीस्केड्यूलिंग की, या थोड़ा टाइम दे दे, मोहलत दे ले, ये हो सकता है। बैंक लोन में टर्म्स एंड कंडीशंस आर फ्लेक्सिबल, लेकिन लोन नोट्स या डिवेंचर में जो मेच्योरिटी डेट है वो रीस्केड्यूल नहीं होती। दूसरा, बैंक लोन के लिए आपको बैंक को इंफॉर्मेशन बस देनी है, पब्लिकली कोई इंफॉर्मेशन अनाउंस
नहीं करनी, लेकिन डिबेंचर या लोन नोट जब आपने इशू करना है तो आपने पहले कंपनी की इंफॉर्मेशन पब्लिक को शेयर करनी है, तो उसमें आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है जनरल पब्लिक तक इंफॉर्मेशन जब जाती है। बैंक लोन जल्दी अरेंज हो जाता है। लोन नोट्स के लिए पहले आपको एससीसीपी से इजाजत लेनी है, और अगर रजिस्ट्रार से इजाजत लेनी है या किसी अथॉरिटी से इजाजत लेनी है, ये मसाइल पाए जाते हैं। उसके बाद कॉस्ट, इशू कॉस्ट, बैंक लोन की इशू कॉस्ट डिबेंचर की इशू कॉस्ट से कम है, क्योंकि बैंक लोन में सिर्फ एक स्टाम्प पेपर बनता है और वो भी बैंक बनाता है, और उसके 2 से 4 हज़ार चार्जेस होते हैं बस। डिबेंचर के केस में आपको फीस देनी पड़ती है, उसकी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की फीस है प्रॉपर, और उसके मुताबिक आपने स्टॉक एक्सचेंज में अपने डिबेंचर की ट्रेडिंग करानी होती है, उसकी भी फीस है, तो वो महंगा है। बैंकों को भी इन्वॉल्व करना होता है, उनकी भी फीस है। नेक्स्ट, बैंक लोन के केस में बैंक आपके ऊपर किसी किस्म की कोई भी पाबंदियां लगा सकता है, रिस्ट्रिक्शंस या कॉवेनेंट्स कहते हैं उन्हें, पाबंदियां। क्या लगा सकता है बैंक आप पे? पाबंदियां। लोन नोट्स में वो आप पे पाबंदी नहीं लगा सकती पब्लिक। पाबंदियां 3 तरह की हो सकती हैं। बैंक आप पे 3 तरह की पाबंदियां लगा सकता है। पहली पाबंदी कि जब तक आप हमारा कर्जा वापस नहीं करेंगे, आप शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे तो सही, लेकिन एक खास रेट से ज्यादा नहीं देंगे। दूसरा, आपको करंट रेशो, क्विक रेशो ये इतनी मेंटेन करनी पड़ेगी। तीसरा, कंपनी का कोई भी मेजर फैसला होगा तो उसमें आप हमें इनवाइट करेंगे, हम बैठ के मीटिंग बैठेंगे, लेकिन हम वोट कास्ट नहीं करेंगे, लेकिन फैसलों में हम इन्वॉल्व होंगे या बैठेंगे। हमारी राय जरूर ली जाएगी, लेकिन हमारी राय की लीगल अहमियत कोई नहीं होगी। ठीक है, ये बैंक आप पे पाबंदियां कंपनी पे लगा सकता है जब तक आप हमारा कर्जा वापस नहीं करते। समझ आ रही है? या जब तक आप हमारा कर्जा वापस नहीं करते, आप और कर्जा नहीं लेंगे, या और कर्जा आपका इससे ज्यादा नहीं हो सकता, पहले साड़ा वापस करोगे फिर लेना जितना मर्जी है। इस तरह की पाबंदियां बैंक लगा सकता है। डिबेंचर या लोन नोट्स के केस में इस तरह की कोई कॉवेनेंट या रिस्ट्रिक्शन कंपनी पे लागू नहीं हो सकती। अगला, बैंक आपको पाबंद करता है कि आपने रेगुलर हर 3 माह बाद या 6 माह बाद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी बैंक में जमा करानी है, ताकि बैंक आपकी परफॉर्मेंस को चेक करता रहे कि पैसे डूबने का खतरा तो नहीं। लोन नोट्स में ऐसा पीरियोडिक सबमिशन कोई जरूरी नहीं। आखिरी पॉइंट क्या है? ट्रेडेबल। बैंक लोन एक नॉन ट्रेडेड डेट है। नॉन ट्रेडेड डेट का मतलब क्या है? एक बैंक अपना लोन किसी और बैंक को ट्रांसफर, मसलन मैंने कर्जा लिया, बैंक ने कर्जा दिया, बैंक अपना वो जो कर्जा है वो बैंक का एसेट है, बैंक वो अपना एसेट किसी और को बेच नहीं सकता। लेकिन लोन नोट के केस में कंपनी जब पैसा लेती है तो जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो अपना लोन नोट आगे किसी को सेल कर सकते हैं। तो लोन नोट्स आर ट्रेडेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। बैंक लोन इज अ नॉन ट्रेडेड, इसीलिए इसकी मार्केट वैल्यू नहीं होती। बैंक लोन की मार्केट वैल्यू, इसकी बुक वैल्यू, पार वैल्यू, इसकी मार्केट वैल्यू ट्रेड की जाती है। बस ये बातें थी। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने न्यूमेरिकल पढ़ना है जी। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाते हैं, लेकिन डिबेंचर होल्डर को जमा कराना जरूरी नहीं है, आप उसको बना के अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं, जिनने वेखना वेखी जाए। लेकिन बैंक कहता है नहीं, हमें जमा करानी है, आपने हमारी ब्रांच में आके जमा करा के जानी। नहीं समझ आई आपको? आ जाए। अभी तक जो हमने पढ़ा है इसको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ा है, इसको जरा आप काइंडली लिख लें जरा, या मैं कोशिश करता हूं जरा कि मैं आपके लिए बना दूं, क्योंकि आप लोग जो हैं वो उनको बनाना नहीं आता, थोड़ा सा आप ढीले हैं। और अब रिजल्ट आने वाला है तो आवाम छुट्टी मार गई देखें। तो मैं तो कहता होता हूँ कि आपके जो ये एक्शंस हैं ना, ये आपके रिजल्ट का तयन करते हैं। चलो, समझदार लोग हैं। कभी क्लास पूरी होती है, कभी कम होती है। आज मैं सोच रहा रिकॉर्डिंग ना दें, तो फिर इन्हें रोला पाना शुरू कर देना है। ये ललकारते हैं उस्ताद मोहतरम। हामिद तुम्हारे साथ वाली नहीं आई आज? आई हुई थी ना? हम्म। हम्म। अच्छा, चलो आए जरा इधर। ये जो घर से पढ़ रहे हैं ये भी जरा देख लें। आपने अगर कॉपी पे लिखना है तो लिख लें, वैसे ये पेज आपको मिल जाएगा, ये आपके लिए ही है। अच्छा, किधर जाना है इसमें? एमएफ में। आज क्या डेट है?
27 अक्टूबर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल समरी। हाँ जी बच्चों, उम्मीद है आपको ये नजर आ रही होगी। देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा था ऑर्डिनरी शेयर्स को, आल्दो ये पढ़ा हुआ है आपने ऑर्डिनरी शेयर्स को। तो ऑर्डिनरी शेयर्स में हमारे पास कौन से मेथड्स थे, किस चीज के, मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालने के और कॉस्ट ऑफ। इस तरह का टेबल मैंने क्लास में भी बनाया था, तो लेकिन वो जरा गंदा सा होता है, हाथ से बनाया था, अब मैं जरा टाइप कर रहा हूँ। तो ये अब आपकी मर्जी, आप वैसे लिखना चाहिए, वैसे ये पेज मिल जाना है आपको। तो इसमें जो पहला मेथड हमने पढ़ा था उसका नाम था डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, विदाउट ग्रोथ या विद ग्रोथ। इसमें मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालने का जो फॉर्मूला था, इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा सा इस एरिया को बढ़ाते हैं जी। मार्केट वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला था दैट वाज, हाँ जी, डी डिवाइडेड बाय के, ऐसे ही था। इसमें डी से क्या मुराद था, डिविडेंड पर शेयर। अच्छा जी, उसके बाद के से क्या मुराद थी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। लें जी, ये था। अच्छा, और अगर आपने वो निकालनी हो, के ई निकालनी हो इस मेथड से, तो हमने कहा था डी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू एक्स डिव। हाँ जी, मार्केट वैल्यू एक्स डिव। तो इसका मतलब है इधर भी फिर मार्केट वैल्यू के साथ क्या है, एक्स डिव। एक्स डिव का क्या मतलब होता है, हाँ जी, मार्केट वैल्यू एक्सक्लूडिंग डिविडेंड। ठीक है, ऐसे ही था, ये इसमें मालूम करनी है। और इधर ये मार्केट वैल्यू डिविडेंड, वही चीजें हैं। बस आप नोटिस करते जाएं कि इसमें कुछ मैं गलती ना लिख दूं, बस आप लिखे ना, आप बस देखते जाएं। हमने के ई निकालनी है इसमें, हाँ जी बिल्कुल निकालनी है। और मार्केट वैल्यू एक्स डिव हमें गिवन होगी, या मार्केट वैल्यू कम डिव माइनस डिविडेंड। ठीक है, रीसेट डिविडेंड हमने लेस करना है। अच्छा, ये हमारा पहला मेथड था, डिविडेंड मॉडल विदाउट ग्रोथ। उसके बाद था डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद ग्रोथ, विद कांस्टेंट ग्रोथ। आल्दो हम वैसे डेट पढ़ रहे हैं, यही काम मैंने आज डेट में भी कराना है। अच्छा जी, विद कांस्टेंट ग्रोथ। तो इसमें ये था मार्केट वैल्यू एक्स डिव इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी, ऐसे ही था जी। अच्छा, इसमें ये जो डी वन है, डी वन से क्या मुराद है, डी वन से क्या मुराद है, डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर या 1 ईयर आफ्टर। ठीक है, डिविडेंड, और ये आज का डिविडेंड डी 0 × 1 + जी। तो ये था। और नेक्स्ट जी कैसे निकालते हैं, जी का मतलब क्या था, कांस्टेंट ग्रोथ रेट, कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। ये दिया होगा या कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको जी कैलकुलेट करना पड़े, हाँ जी, अगर आपको जी कैलकुलेट करना पड़े तो आप जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने कहा था जी को कैलकुलेट करने का तरीका ये था, हाँ जी, लेटेस्ट डिविडेंड, ऐसे ही था। हाँ जी, लेटेस्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओल्डेस्ट या अर्लीस्ट डिविडेंड। हाँ जी, रेस पर 1/n-1। हाँ जी, ठीक है, चलो जाने दो। इसको करते हैं दिस वन जी। नेक्स्ट आगे जी का दूसरा फॉर्मूला था, हाँ जी, जी इज इक्वल टू बी आर ई।
हाँ जी, बी, जी इज इक्वल टू बी इंटू आर ई, और वहां पे बी कैसे निकलता है, वो था 1 - डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, या बी इज इक्वल टू 1 - डिविडेंड पे आउट रेशो, ऐसे ही था। और आर ई जो था वो क्या था, आर ई को रिटर्न ऑन इक्विटी, कोई भी इदारे के प्रॉफिट का रेट था, रिटर्न ऑन इक्विटी या एनी प्रॉफिट रेट ऑफ द कंपनी। तो ये था, ये सिचुएशन थी, आपके पास जी निकालने के दो तरीके थे। इसके बाद और क्या था जी, ये था हमारा इसमें। और जब हम आते हैं इधर, तो यही सब कुछ कॉपी इधर होगा, लेकिन हाँ जी फॉर्मूला रीअरेंज हो जाएगा। हाँ जी, तो ये होगा के ई इज इक्वल टू D1, हाँ जी D1 डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, और आगे था प्लस जी, मेरा ख्याल है ऐसे ही है। ले, ये था, बाकी चीज़ें वही हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं। ठीक है, ये था आपका डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद कांस्टेंट ग्रोथ। इसके बाद एक था डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, ये मैंने नहीं कराया था आपको, इसकी प्रैक्टिस नहीं कराई मेरा ख्याल है, विद वेरिएबल ग्रोथ। इसमें मैंने कहा था कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो नहीं आनी, नॉट एप्लीकेबल, लेकिन इधर ये जो मार्केट वैल्यू निकालना है इसके दो स्टेप्स हैं, लेकिन पता नहीं हमने कैसे लिखा। तो स्टेप नंबर 1 इसमें ये था कि आपने कंपनी के फ्यूचर डिविडेंड्स निकालने अगले सालों के, और फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स निकालनी है एट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो वो जो प्रेजेंट वैल्यू का जवाब होगा दैट वुड बी योर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, लेकिन इसमें वो नहीं निकालनी, इस मेथड में कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं है। आखिरी फिर हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए जो मेथड पढ़ा था वो था कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपम। उसमें मार्केट वैल्यू नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, लेकिन उसमें के ई निकालने का फॉर्मूला था आर एफ प्लस, हाँ जी आर एफ बीटा इक्विटी आर एम माइनस आर एफ जी बेटा। तो ये आपके पास जो है आर एफ का मतलब क्या था, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जी। तो व्हाट इज आर एफ, आर एफ का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, और आर एम का मतलब, हाँ जी आर एम का क्या मतलब था, हाँ जी स्टॉक मार्केट का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स पे होता है, लेकिन उसको आई कैप सिर्फ स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान में जो स्टॉक मार्केट है वो याद रखें, KSE 100 इंडेक्स फेमस है, तो KSE का रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं, KSE कराची स्टॉक एक्सचेंज, या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX, तो इसको KSE का रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं। KSE से मुराद है कराची स्टॉक एक्सचेंज। तो पाकिस्तान में पहले जो मेन थी वो कराची थी, मेन हेड ऑफिस, लाहौर में भी थी अलहदा। अब ये सारा सिस्टम हो गया सेंट्रलाइज, तो उसको PSX कहते हैं, रिस्क फ्री रेट है। और इसके बाद जो वो है क्या कहते हैं, RM माइनस आर एफ, जी, हाँ रिस्क प्रीमियम भी कहते हैं उसको, या इक्विटी रिस्क प्रीमियम भी कहते हैं, या मार्केट रिस्क प्रीमियम भी कहते हैं। तो ये ध्यान से इंग्लिश पढ़नी है, सवाल में रिस्क प्रीमियम तो नहीं दिया हुआ, आगे आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास ये जो बीटा था, बीटा, हाँ जी इक्विटी बीटा, तो ये मैंने कहा था ये कंपनी का रिस्क शो करता है, तो मैयर ऑफ सिस्टम, हाँ सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ कंपनी या इन अ कंपनी। तो ये जो बीटा होता है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपने कैलकुलेट नहीं करना, जस्ट फॉर्मूले में रखने प्लग इन करनी है। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। अच्छा जी, ये बदल के आता है आपको। तो ये हमने शेयर्स के केस में ये सारा पढ़ा था। उसके बाद जब हमने प्रेफरेंस शेयर्स किए थे, तो प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं, हाँ जी ये टेबल मुकम्मल हो गया था, ये गई, ये टेबल गया, ये हमारा कौन से उसके लिए था, ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए था, ठीक है।
ऑर्डिनरी शेयर्स के बाद दूसरे जो शेयर्स हैं वो कौन से हैं, प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू और प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर 2 पे ऑर्डिनरी शेयर्स के बाद अब है प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये जो मैं पेज बनाऊंगा ना, ये तकरीबन 2 पेज बनेंगे, इस पे आपके तकरीबन सारे फॉर्मूले हैं। वैसे तो ये जो राइट साइड के फॉर्मूले हैं ये ज्यादातर इस्तेमाल होंगे हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में, लेकिन ये वाले फॉर्मूले भी इस्तेमाल हो सकते हैं कि मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, एमसीक्यूज के लिए। किसके लिए, तो दोनों मिसिंग हो ऐसा नहीं है, कोई एक चीज मांगेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या मार्केट। एमसीक्यूज में तो दोनों मांग सकता है, लेकिन ये आपको फॉर्मूले पता हो। किसी एक सवाल में या तो मार्केट वैल्यू मांगी होगी या के ही डिमांड की होगी, एक्सेप्शनल केस है कि दोनों मांगे। अब मैंने आपसे कहा था प्रेफरेंस शेयर में जो है उसमें भी डिविडेंड मॉडल इस्तेमाल होता है और विदाउट ग्रोथ ही होता है, लेकिन अब आपके प्रेफरेंस शेयर में अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, कौन से, इररिडीमेबल, तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है और इररिडीमेबल ना बताया हो तो इररिडीमेबल ही होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अच्छा यही सारा फॉर्मूला है, बस के ई की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, के पी, मैंने कहा था शायद आपसे। तो ये जो डिविडेंड है ये ऑर्डनरी डिविडेंड की बजाय प्रेफरेंस डिविडेंड है, और ये प्रेफरेंस डिविडेंड ज्यादातर परसेंटेज में दिया होता है। तो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड ना निकाल के दिया हो तो उसको निकालने का तरीका होता है पार वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, ये बताया था। बाकी ये के ई की जगह के पी होगी, तो के पी से क्या मुराद था, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और आगे अगर इधर आते हैं तो ये भी ऐसे ही है, के ई की जगह आ जाएगा के पी, बाकी सब कुछ वैसे ही है। ये जो बॉटम वाला है ये ऐसे ही कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसको हाँ जी, ये मैंने जो आपको करनी चाहिए वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बड़े टिल्ले आना शुरू हो गए हैं। और बच्चे आंदे ही नहीं क्लास ही, तो उन्होंने काम इकट्ठा करना है। देख लें जी, ऐसी आवाम हो गई है। सीए आई कैब ने भी बाबा गोंगलू भर्ती कर लेने। तो ये जो बच्चे जिनकी बेइज्जती हो रही है आज, उम्मीद है लेक्चर सुनेंगे तो एंजॉय करेंगे अपनी बेइज्जती। अच्छा, हमने इसमें एक होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कौन से, रिडीमेबल, वो नहीं किया, वो मैंने नहीं करवाया। उसकी वजह में क्या है, वो आगे मैं डेट कराऊंगा ना, वो फिर उससे छापा लगा लीजिएगा आप, डेट कराऊंगा। आज हमने क्या करना है, आज हमने डेट्स की और बैंक लोन की, हमने आज डेट्स की, ये तो ऑर्डिनरी शेयर प्रेफरेंस शेयर थे ना, तो आज हम बात करेंगे बैंक लोन जी। बैंक लोन, आ जाए जी। बैंक लोन मैंने बताया था आपको, मेन दो तरह के डेट्स हैं हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में, एक बैंक लोन है और दूसरे कौन से हैं, लोन नोट्स। इसी को डिबेंचर्स भी कहते हैं, हमने कहा था न्यूमेरिकल में। इसी को ही लोन स्टॉक भी कहते हैं, इसी को ही मेरा ख्याल है बॉन्ड्स भी कहते हैं, इसी को ही वो कहते हैं टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स। तो ये आज हमने पढ़ना है, ये आपके लिए नया है। तो ये ज़रा इम्पोर्टेंट है काम आज। तो मैंने आपको बताया था हमारा टॉपिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल के न्यूमेरिकल में लॉन्ग टर्म डेट्स आते हैं, कौन से, इसीलिए मैंने शॉर्ट टर्म डेट्स पे बात ही नहीं की। मैंने बात ही कौन से डेट्स पे की अभी, लॉन्ग टर्म पे। आल्दो अभी लीज चीज रहता था, वो जो कल मैंने लीज नहीं बताया, क्यों, थोड़ा न्यूमेरिकल कर ले ताकि आपके मैं सवाल करा सकूं एक दो, अदरवाइज बहुत ज्यादा थ्योरी करा देंगे तो फिर वो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर से दूर चले जाएंगे। तो आ जाते हैं जी इसके अंदर, बैंक लोन की जो मार्केट वैल्यू होती है, बैंक लोन की मार्केट वैल्यू नहीं होती, मार्केट वैल्यू नॉट एप्लीकेबल है। हाँ जी, लेकिन बैंक लोन की कॉस्ट आपको निकालनी पड़ेगी, तो कॉस्ट ऑफ बैंक लोन, उसको निकालने का तरीका है के डी 1 - टी इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक लोन
मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। टी से मुराद टैक्स रेट है तो 1 माइनस टी कर दें बस, ये आपका आंसर होगा। हाँ जी, क्वेश्चन में जो बैंक लोन का रेट दिया हुआ है ना, इंटरेस्ट रेट, उसको मल्टीप्लाई किससे कर दे बच्चे, 1 माइनस टी से। तो ये बैंक लोन की कॉस्ट आ जाएगी। बैंक लोन की कॉस्ट ऑफ डेट होती है, बैंक लोन में मार्केट वैल्यू नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बातें बताने वाली है, खाली ये छापना तो नहीं है आपने। अब बच्चे ये पूछते हैं कि ये 1 माइनस टी क्या चीज है, 1 माइनस टी क्या चीज है, और ये टी से क्या मुराद है। हमने कहा जी टी से मुराद है कॉर्पोरेट टैक्स रेट, कंपनी का। मैंने आपसे ये कहा था, मैं दोबारा वापस आता हूँ अपने उसके ऊपर, क्या नाम है, वन नोट पे। देखिए हमने कहा था जब भी कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, जब भी कंपनी इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करेगी तो इससे कंपनी की टैक्स लाइबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा जी, टैक्स लाइबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि हमने कहा था ये जो इंटरेस्ट होता है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से लेस किया जाता है, तो इससे प्रॉफिट कम होता है और टैक्स कम होता है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस में से, या इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से जितनी टैक्स लाइबिलिटी कम होगी उसको टैक्स सेविंग बोलते हैं। जितनी टैक्स लाइबिलिटी कम होती है उसको क्या बोलते हैं, टैक्स सेविंग। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं इंटरेस्ट एक्सपेंस है आपका 3,000 रुपए का, मिसाल दे रहा हूं, आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है 3,000 रुपए का, इसकी वजह से टैक्स कितना कम होगा, तो 3,000 का 30% कर ले तो वो 900, 900 रुपए का टैक्स इसकी वजह से कम होगा। मैं प्रॉफिट नहीं बता रहा, इंटरेस्ट की वजह से जितना टैक्स कम होगा, ये 30% टैक्स रेट है, कितना टैक्स कम हुआ, 900। यानी ये एक्सपेंस है और इस एक्सपेंस की वजह से 900 रुपए का टैक्स कम हुआ है। तो असल में फिर आपकी पॉकेट पे कितना बर्डन पड़ा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी पॉकेट पे कितना बर्डन पड़ा है, तो हमारी कंपनी ने इंटरेस्ट एक्सपेंस तो 3,000 दिया है, लेकिन उसकी वजह से कंपनी को एक सेविंग भी मिल रही है, वो कितनी है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आफ्टर टैक्स सेविंग, आफ्टर टैक्स सेविंग वो कितना है, 2,100। बात समझ आ रही है। किसी भी चीज को आफ्टर टैक्स करना हो, आफ्टर टैक्स करना हो या आफ्टर टैक्स सेविंग करना हो, तो उसमें से माइनस कर दो टैक्स सेविंग या टैक्स पेमेंट। इसी चीज को करने का ये एक शॉर्टकट भी है कि आपका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसको इनटू 1 माइनस टी कर दो, 1 माइनस टी, यानी 70% ले लो आप। इंटरेस्ट एक्सपेंस में से 30% माइनस करने की बजाय डायरेक्ट उसका कितने परसेंट ले लो, 70%। तो अगर मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस 3,000 था, इनटू 1 माइनस 0.30 करके अगर मैं डायरेक्ट निकालू तो वही जवाब नहीं आ जाता। ये शॉर्टकट तरीका है। किसी भी चीज को आफ्टर टैक्स करने का तरीका क्या होता है, उसको 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दो, या दूसरा देसी तरीका क्या है कि वो जो आप देसी तरीका है कि वो फिगर के ऊपर पहले टैक्स निकालो फिर माइनस करो। अकाउंटिंग में आपने ये सीखा होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर 25,000 है और उसमें से टैक्स आपने लेस करना है 30%, तो आपको आदत होती है कि इसका 7500 लेस करके जो बचेगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, मिसाल के तौर पर। हमें ये तरीके के साथ साथ ये भी आता है कि अगर आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना हो तो शॉर्टकट तरीका है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स को मल्टीप्लाई किससे कर दो, 1 माइनस टी से। तो 25,000 इंटू 1 माइनस 0.30 करें, डायरेक्ट 17,500 का आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट 17,500 रुपए का आंसर आ जाएगा जी। बताएं जी, क्या ये बात आपको समझ आ रही है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होता है, कौन सा एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो टैक्स सेव करवाता है।
तो इसी वजह से पूरे टॉपिक में अब इक्विटी में नहीं आफ्टर टैक्स कहते, प्रेफरेंस शेयर में आफ्टर टैक्स नहीं कहते, लेकिन जब भी डेट की कॉस्ट आएगी, किसकी कॉस्ट आएगी, तो वहां पे आफ्टर टैक्स बोलना है। आफ्टर टैक्स का मतलब यह है कि आफ्टर कंसिडरिंग द टैक्स सेविंग ड्यू टू इंटरेस्ट एक्सपेंस। इदारा सेविंग काउंट करेगा तो रेलेवेंट जवाब सही है। अगर सेविंग काउंट किए बगैर आप इंटरेस्ट कॉस्ट काउंट कर रहे हैं तो वो कॉस्ट मुकम्मल नहीं है, अधूरा जवाब है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो मैं आपको ये बता रहा था 1 - t क्या चीज होती है। हाँ, 25,000 को डायरेक्ट 70% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ यही कर रहे हैं बेटा, यही हो रहा है। 1 - 0.30 का मतलब डायरेक्ट 70% ही ले रहे हैं। वो भी आप इनडायरेक्टली जब प्रॉफिट का 70% लेते हैं तो वो 1 - t कर रहे हैं आप भी एक किस्म का। लेकिन वो आप 1 - t के बजाय 100 - t लिख रहे हैं, कोई मसला नहीं। तो किसी चीज को आफ्टर टैक्स करने का शॉर्टकट तरीका क्या है? किसी चीज को आफ्टर टैक्स करने का शॉर्टकट तरीका, बिफोर टैक्स फिगर को मल्टीप्लाई किससे कर दो। और देसी तरीका क्या है कि उस फिगर में से पहले टैक्स निकालो उस पर, फिर वो माइनस करो, फिर आफ्टर टैक्स आएगा। वो जो माइनस वाला तरीका है वो बच्चों वाला है। अब जो हमारे सब्जेक्ट में चलता है वो इनटू क्या करना है, 1 - t। जी आ जाए जनाब। अच्छा, अब जो बैंक लोन होता है, कौन सा लोन, बैंक लोन। अगर मैं बैंक लोन पे डिविडेंड मॉडल लगाऊं, बैंक लोन पे कौन सा मॉडल लगाऊं, तो डिविडेंड मॉडल जो आपने केई या केपी में लगाया था, जैसे केई या केपी में डिविडेंड मॉडल लगाया था, तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू था ना केई निकालने का। केपी में यही फॉर्मूला क्या बन गया था, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। और अगर मैंने ये केडी में निकालना हो डेट में, तो डेट में डिविडेंड की जगह आ जाएगा इंटरेस्ट, डिविडेंड की जगह क्या आ जाएगा, और एमवी की जगह क्या आ जाएगा, मार्केट वैल्यू। समझ आती है बात आपको? यानी ये ऑर्डिनरी शेयर में फॉर्मूला था, उसी तरह प्रेफरेंस शेयर में आया, उसी तरह डेट में आ गया। फर्क सिर्फ ये आया कि वहां जो डिविडेंड मॉडल है ना, उसमें डिविडेंड मॉडल में डी नहीं हो सकता। डेट के ऊपर डिविडेंड नहीं होता, डेट के ऊपर क्या होता है, तो उसके मुतबादिल हमने आई लिख दिया। आई का मतलब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। आपकी मर्जी है, टोटल भी ले सकते हैं, पर भी ले सकते हैं। बैंक लोन तो होता ही टोटल में है, तो वो मार्केट वैल्यू भी टोटल में लेंगे। अगर ऊपर वाली चीज टोटल में लेनी है तो नीचे वाली भी टोटल में लेनी है। अगर ऊपर वाली आपने पर डिबेंचर या पर जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो लिया, नीचे वाली भी टोटल पर ले लो, बस कोई मसला नहीं। लाइक विद लाइक लेना है जी। किसमें, बैंक लोन में मार्केट वैल्यू नहीं होती, तो मैंने कहा था बुक वैल्यू इज नोन एज मार्केट वैल्यू। बैंक लोन में बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू होती है ना। तो फिर ये फॉर्मूला बैंक लोन के लिए ये बन जाएगा, बैंक लोन के लिए ये बन जाएगा आई डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। ये लिख दें, कोई मसला नहीं। आई, आई से क्या मुराद है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। और नीचे मार्केट वैल्यू की जगह क्या लिख लें, बुक वैल्यू। समझ आ रही है आपको? देखिए जरा, अभी आपने कुछ नहीं लिखना इनमें से। मिसाल के तौर पर मेरी एक बैलेंस शीट है जिसमें 8% बैंक लोन नजर आ रहा है। कितने परसेंट बैंक लोन नजर आ रहा है, और 3 लाख उसकी पार वैल्यू है टोटल। अगर मैं आपसे कहूं इस पे आई निकालें, आई से मुराद अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, कितनी टोटल निकलेगी, कितना इंटरेस्ट निकलेगा। ये 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, मुझे अमाउंट रुपयों में बताओ, रुपयों में आई, आई का मतलब रुपयों में अमाउंट है, कितनी होगी, 20। 3 लाख का 24 और 8%, 24,000। और बुक वैल्यू क्या है, 3 लाख। अगर मैंने केडी निकालनी हो, ये ऊपर फॉर्मूला लिखा है अभी ये, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, आई डिवाइडेड बाय एमवी या बुक वैल्यू।
वही जवाब आ गया है। ऐसे टाइम जाया किया हमने असल में, ये टाइम जाया हो रहा है असल में। ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, ये टाइम का जाया है। ये फॉर्मूला पता है क्या कर रहा है? जब आप 3 लाख पे 8% निकालते हैं, 24,000, और बाद में भी 3 लाख से डिवाइड कर देते हैं, तो हो ये रहा होता है कि ये वाला 3 लाख इस वाले 3 लाख से कैंसल आउट हो जाता है, और पीछे जवाब क्या बचता है? वही जवाब आया 8% अभी हमने जो निकाला था। तो बैंक लोन में आप कोई भी डिविडेंड की तरह का फॉर्मूला लगाएंगे ना, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग, फायदा कोई नहीं। बैंक लोन ट्रेडेबल नहीं है असल में। तो बैंक लोन हो या कोई भी ऐसा लोन हो जिसको फ्लोटिंग रेट लोन कहते हैं, जो बैंक की तरह से इदारे से मिलता है, उसमें मैंने जो फॉर्मूला लिखा है, मैंने क्या किया, मैंने आपको जस्टिफाई करने की कोशिश किया है कि डिविडेंड की तरह जो मॉडल भी लगाओगे टाइम जाया हो रहा है। गलत नहीं है, लगाओ, टाइम जाया हो रहा है। मैंने क्या किया है, मैं कह रहा हूं कि आपने क्या करना है, अगर आप मेरा देखें, तो आपने कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स अगर निकालना है तो इंटरेस्ट रेट ऑफ द बैंक लोन ले ले, बस उसको इंटू 1 - t कर देंगे। 1 - t क्यों कर रहे हैं? आफ्टर टैक्स सेविंग ही लेना है हमेशा। क्या लेना है? अगर खाली केडी चाहिए होता ना, खाली केडी, तो फिर मैं आपसे कहता कि सिर्फ क्या ले लो, इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक लोन ले लो। अब आप मुझे कहेंगे यहाँ पे फॉर्मूला और अब वहां जो फॉर्मूला लिखा है आपने, वो फर्क क्यों है? एक्चुअली ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। ये कौन सा फॉर्मूला है? शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो बैंक लोन में फिर इसका मतलब है दो फॉर्मूले इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन मैं दोनों में से जो इस्तेमाल करूंगा वो ये वाला करूंगा, जो अक्लमंदाना फॉर्मूला है, ये वाला यूज करूंगा। इसके मद्दे मुकाबिल अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लिख लूं, वो भी चलता है लेकिन वो सही नहीं है। मतलब कौन सा फॉर्मूला? जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, आई डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ऑफ लोन, लेकिन ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सेकंड वाला। फर्स्ट वाला यूज करना टाइम की वेस्टेज है। आफ्टर टैक्स क्यों करते हैं, समझ आया आप सबको? बैंक लोन में क्यों करना है? मैं एक बैंक लोन नहीं कहा, हर डेट में करना है। हर डेट में क्यों करना है? क्योंकि इंटरेस्ट इज अ टैक्स अलाउएबल एक्सपेंस। ये दो फॉर्मूले लग सकते हैं बैंक लोन में। आई से क्या मुराद है? आई से क्या मुराद है? आई से मुराद अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। अगर मैं आई लिख दूं तो, अगर रेट लिखना है तो मैं पूरा रेट लिखूंगा, इंटरेस्ट रेट। अदरवाइज आई का मतलब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन वो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना ही नहीं हमने। हमने फॉर्मूला लगाना ही कौन से वाला है? ये नीचे वाला, ये बेहतर है, टाइम बचेगा। सिंपली बैंक लोन में क्या करो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है उसको इनटू क्या कर दो, बस जिंदगी आसान। बैंक लोन में, क्योंकि बैंक लोन ट्रेडेबल लोन नहीं है। शॉर्टकट के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे? ये वाला बेटा, नीचे वाला, ये जिसको मैंने बोल्ड किया है। इंटरेस्ट रेट ऑफ द लोन आपको दिया होगा बैंक लोन के साथ, आपने बस उस आंसर को मल्टीप्लाई किससे कर देना है? 1 - t से। ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है। ये जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, मैं इसको टिक भी कर देता हूं, आपने ये यूज करना है। अब आ जाए जी डिबेंचर्स की तरफ। कौन डिबेंचर? तो डिबेंचर में अब आपके पास 3 तरह के डिबेंचर हैं। डिबेंचर में हमारे पास कितनी तरह के डिबेंचर हैं? 3 तरह के। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तरह के डिबेंचर हैं। एक डिबेंचर होते हैं जिन्हें कहा जाता है वो इररिडीमेबल डिबेंचर। कौन से डिबेंचर होते हैं? इररिडीमेबल। दूसरे होते हैं रिडीमेबल, लोन नोट्स या डिबेंचर्स। और तीसरे होते हैं
कन्वर्टेबल डिवेंचर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे थ्योरी में तो हमने वो जीरो वाले भी पढ़े थे, जीरो कूपन, डीप डिस्काउंट, और एक वो थे यूरो। वो न्यूमेरिकल में सिर्फ 3 तरह के डिबेंचर मिलेंगे आपको, इररिडीमेबल, दूसरे कौन से हैं रिडीमेबल, और तीसरे कन्वर्टेबल। ये मैं जरा इसको साफ कर लूं, मिटा दूं। ले जी, अब ये जो मार्केट वैल्यू है जो पर शेयर होती थी उसकी जगह पर डिबेंचर आएगी, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी की जगह क्या लिखूंगा यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। कुछ बच्चे सारा सेशन खत्म हो जाता है उन्हें ये नहीं पता चलता कि आफ्टर टैक्स का मतलब क्या है। आफ्टर टैक्स का मतलब है इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से जितना टैक्स सेव हो रहा है उसका इम्पैक्ट ले रहे हैं। जी बच्चों, कोई सवाल हो आपके जेहन में? सर जी शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल कौन सा वो बता दिया, कोई सिनेरियो ऐसा भी आ सकता है जहां शॉर्टकट ना लगे? नहीं, बैंक लोन में हमेशा शॉर्टकट लगेगा, कोई सिनेरियो ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, अब आ जाए जी, मार्केट वैल्यू पर इररिडीमेबल डिबेंचर कैसे निकालनी है? अगेन डिविडेंड मॉडल ही लगाना है। कौन सा मॉडल लगाना है बताएं जी, क्या होना चाहिए फॉर्मूला? आप सोचें क्या होना चाहिए फॉर्मूला? लगना डिविडेंड मॉडल ही है जो शेयर्स में जैसे लगाया था, लेकिन बस थोड़े से नोटेशन चेंज होगी। मैं दोबारा बताता हूँ, शेयर्स में हमने क्या लगाया था, डिविडेंड मॉडल। ये मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय केपी, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डी डिवाइडेड D1। लेकिन डिवेंचर पे तो इंटरेस्ट बढ़ता नहीं, वो कांस्टेंट रहता है। तो विदाउट ग्रोथ वाला फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे? जी बताएं, कोई बता सकता है फॉर्मूला? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट का क्या फॉर्मूला बनना चाहिए आपके ख्याल से? हाँ जी, मार्केट वैल्यू डिविडेंड मॉडल का जो फॉर्मूला वैसे हमने पढ़ा था वो था डी डिवाइडेड बाय के ई, विदाउट ग्रोथ का। अब हमें डेट में तो डिविडेंड होता ही नहीं, तो वो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डी की जगह आ जाएगा आई, के ई की जगह आ जाएगा के डी, आई की जगह क्या आ जाएगा, ओ डी की जगह क्या आ जाएगा इंटरेस्ट, और के ई की जगह क्या आ जाएगा के डी। और यहाँ पे मार्केट वैल्यू के साथ लिखा होता था एक्स डिव, यहाँ लिखा होगा मार्केट वैल्यू के साथ एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। क्या मतलब है? हालांकि इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख सकता, उसके साथ रेफरेंस क्यों दे रहा हूं, ताकि आपको ये याद रहे कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो, इररिडीमेबल डेट हो, या ऑर्डिनरी शेयर तो होते ही इररिडीमेबल है। तमाम में डिविडेंड मॉडल से ही मार्केट वैल्यू निकलती है। तमाम में किस मेथड से मार्केट वैल्यू निकलती है? और इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे तो के डी आ जाएगी। जी बताएं जी अब जरा, यानी अब मैं इसको मिटाने लगा हूं, ये वाले फॉर्मूले को मिटा के ये फॉर्मूला असल में इस्तेमाल होना है। क्या फॉर्मूला है जी? जी क्या फॉर्मूला है? मार्केट वैल्यू एक्स इंटरेस्ट, हाँ जी, एक्स इंटरेस्ट इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय के डी, ये फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू पर डिबेंचर का। और ये डिबेंचर रिडीमेबल वाला है कि इररिडीमेबल वाला है? इररिडीमेबल, यानी इररिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होता है जिसमें कंपनी हर साल इंटरेस्ट देती जाती है, असल पैसे वापस नहीं किए जाते। बताओ भाई। ये मैं अभी बता देता हूं आपको, 1 - t आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय के डी। जी, इसमें आई से क्या मुराद है? हाँ, आई से मुराद है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर डिबेंचर। और ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दी नहीं होती मोस्टली, तो इसको निकालने का तरीका होता है पार वैल्यू इनटू रेट, कूपन रेट।
कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट, डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट रेट होता है ना उसको क्या बोलते हैं, कूपन रेट बताया था मैंने। तो आई निकालने का तरीका क्या होता है, पार वैल्यू, जो कि पार वैल्यू भी ना बताई हो, तो मैंने कहा था पार वैल्यू 100 होती है डिबेंचर की पाकिस्तान में। पार वैल्यू कितनी होती है ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये कहाँ से पढ़ा है हमने, कल पढ़ा है अभी, वो अलहदा बात है, आपको याद नहीं होना, आपने अभी हफ्ते बाद फिर सारा कुछ ही भूल जाना है। तो पार वैल्यू इनटू कूपन रेट, कूपन रेट किसे कहते हैं, डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है। और केडी से क्या मुराद होता है, डेट इन्वेस्टर्स, डेट इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, डेट इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, डेट इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, अगर आपने केडी निकालनी हो तो ये फॉर्मूला रीअरेंज होकर क्या बनेगा, हाँ जी, अगर आपने केडी निकालनी हो तो फॉर्मूला बनेगा आई डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू एक्स इंटरेस्ट। हाँ जी, अब मैंने आपसे कहा था कि डेट के ऊपर टैक्स की सेविंग भी होती है, बल्कि डेट के ऊपर नहीं, इंटरेस्ट के ऊपर। तो यहाँ आई के साथ यहाँ पर 1 माइनस टी आना है, लाजमी आना है। अगर आपने ना लगाया तो फिर वो कॉस्ट ऑफ डेट नामुकम्मल होगी, ठीक है, क्या होगी, नामुकम्मल होगी। समझ आ रही है। तो आपने 1 माइनस टी लगाना है आई के साथ, और फिर जब ये 1 माइनस टी लग जाता है ना तो केडी को खाली केडी नहीं कहते, इसके साथ भी छोटा सा 1 माइनस टी लग जाता है, जिसका मतलब होता है कि हमने आफ्टर टैक्स कर दिया उसको। तो ये वाली आफ्टर टैक्स ही लेनी है आपने, आई इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय एम वी, ये फॉर्मूला है जी इसका। अभी आपके सवाल का जवाब नहीं दिया बेटा, मैंने अभी सिर्फ ये बताया है कि अगर आपने मार्केट वैल्यू निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला है, और अगर रीअरेंज करें तो केडी निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला है। लेकिन केडी में तो ऑलवेज 1 माइनस टी आना है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स करना है। अच्छा, ये जो मार्केट वैल्यू होती है ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट नहीं की जाती, बल्कि कंपनी के अगेंस्ट जो इन्वेस्टर होता है जिसने ये डिबेंचर खरीदना है, ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट की जाती है। मैं और आप, हम लोगों का, हर बंदे का टैक्स रेट दूसरे से क्या होता है, फर्क होता है। इसीलिए कंपनी का टैक्स रेट तो हम काउंट करते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर का टैक्स रेट हमारे स्कोप में नहीं है, क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स होने की वजह से हर बंदे का टैक्स रेट डिफरेंट होगा। तो ये मार्केट वैल्यू निकालने के लिए टैक्स कंसिडर नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा जो आई कैप है वो बोंगिया लगाता है, ठीक है, आई कैप क्या लगाता है, बोंगी। तो वो बोंगी अब आपको एमसीक्यूज की वजह से करनी है। वो बोंगी क्या है, अगर आई कैप आपको क्वेश्चन में ही दे दे कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स और क्या मार्केट वैल्यू कढो भाई तुसी आप, अगर आई कैप क्या दे दे कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, तो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला फिर चेंज हो जाएगा। मार्केट वैल्यू निकालने के लिए फिर आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, आई इंटू 1 माइनस टी और डिवाइडेड बाय नीचे पोस्ट टैक्स या आफ्टर टैक्स के डी। दो फॉर्मूले हैं मार्केट वैल्यू के, असल फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। असल फॉर्मूला क्या है मार्केट वैल्यू का, आई डिवाइडेड बाय के डी। आई से क्या मुराद है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय के डी। लेकिन अगर आई कैप पोस्ट टैक्स के डी दे दे, क्या दे दे, तो आपने इंटरेस्ट को भी आफ्टर टैक्स कर देना है, लाइक विद लाइक चलना है, लाइक विद लाइक चलना है। जी बताएं, क्या बात समझ आ गई आपको कि नहीं समझ आई। क्या बताया मैंने, बोंगी बताई है, और वो बोंगी क्यों बताई है, ड्यू टू एमसीक्यूज। आल्दो वैसे हमने आई कैप को कंप्लेन किया कि इसको सही करें अपनी किताब में, हम आपको गलत पढ़ा रहे हैं, फाइनल में जाके फिर सही पढ़ाएंगे दोबारा। फिर आप वहां पे सोच रहे होंगे सर ने गलत पढ़ाया था, एक्चुअली फाइनल में तो हम इसको गलती समझते हैं 1 माइनस टी के साथ मार्केट वैल्यू निकालने को, लेकिन यहाँ पे वो एमसीक्यूज की वजह से और किताब में मौजूद होने की वजह से बता रहा हूँ। मैंने बता दिया है मार्केट वैल्यू में क्यों टैक्स नहीं लेते, क्योंकि मार्केट वैल्यू निकाली जाती है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर,
और हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर की टैक्स पोजीशन दूसरे से क्या होती है, जिस वजह से टैक्स रेट सेम नहीं होता, लेकिन कंपनी का टैक्स रेट सेम होता है। वैक, ये जो कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स निकाली जा रही है, ये कंपनी परस्पेक्टिव से है, और कंपनी का टैक्स रेट फ्लैट होता है 20%, 25%, 30%, और वो हर कंपनी का फिर फ्लैट ही होता है। हर कंपनी का पाकिस्तान में टैक्स रेट क्या है, इसीलिए ये जो आप टी ले रहे हैं ये इंडिविजुअल का टैक्स नहीं होता, बल्कि ये कंपनीज का टैक्स है। किसका टैक्स है? हाँ जी, तो आई कैप कंपनीज को और इंडिविजुअल का सेम एज्यूम करता है, और पता नहीं फनकारियां क्या क्या लगाता है। तो अगर आई कैप ने अगर कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स दी हो तो आप उससे निकाले मार्केट वैल्यू, अगर कॉस्ट ऑफ डेट सिंपल दी हो, आफ्टर टैक्स ना लिखा हो, फिर वो ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगना है असल में। ठीक है, ये जो केडी है इसको डेट इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, या इसको प्री टैक्स केडी भी कहते हैं, और भी नाम है इसके, लेकिन फिलहाल अभी यही नाम चलने दें जी। तो आज का, अभी इससे पहले पहले मैंने कोई चीज नई नहीं कराई थी, ये नई चीज आई है पहली, कि अगर आपको, बल्कि दो चीजें नई कराई हैं, बैंक लोन की कॉस्ट निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, और दूसरा अगर आपको इररिडीमेबल डिबेंचर की कॉस्ट निकालनी हो तो वो कैसे निकलेगी। इररिडीमेबल डिबेंचर की मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी, और इररिडीमेबल डिबेंचर की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, निकल आएगी। प्री टैक्स लेंगे पोस्ट टैक्स, यहां तो कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा पोस्ट टैक्स लेनी है, इधर दो नंबरी है, इधर इधर गलती आई कैप में, ये मिस्टेक है कि मार्केट वैल्यू आफ्टर टैक्स केडी और आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट से नहीं निकाली जाती, लेकिन आई कैप में एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या कहते हैं, चलें आगे। वैसे तो मुझे खुद भी शर्मिंदगी हो रही है कि मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है जी। ये क्या है, इवैल्यूएशन करानी है, कराएं। अच्छा, मैंने कहा शायद आप ऐसे ही आगे बैठे हुए हैं, कराएं, मैं चला जाता हूँ। ठीक है, आप कराएं जी, कराएं, इवैल्यूएशन कराएं। तो आई तो वाम आई कोई नहीं, अज ने सही करनी सी मेरी इवैल्यूएशन, वो तो आई कोई नहीं बच्चे। हाँ, हम्म हम्म। वो आगे मैसेज फॉरवर्ड कर देना, अब मैंने एक आधे ग्रुप में किया है। चलो भाई चलो, इवैल्यूएशन फॉर्म फिल करो, जो ये फॉर्मूला लिखना चाहे तो वो लिख ले। नहीं, प्रैक्टिस करानी है, लेक्चर नहीं खत्म हुआ अभी, ये कल करेंगे। रिडीमेबल और कन्वर्टेबल, कल ये चैप्टर के फॉर्मूले खत्म हो जाएंगे सारे। लेक्चर खत्म नहीं हुआ अभी, इसकी प्रैक्टिस करनी है आगे।
हाँ जी। और चलो जवानों, कल क्लास है ऑनलाइन, फिजिकल नहीं, ऑनलाइन है जी। मंडे ट्यूसडे नहीं, किसने कहा है? रिजल्ट कब है? तो बस जब आएगा उसके अगले दिन क्लास है। मंडे को आ गया तो ट्यूसडे को क्लास है, ट्यूसडे को आया तो मंडे को क्लास है। मेरी तरफ हसरत बड़ी निगाहों से देख रहे हो। रिजल्ट तो बन गया है। तो बेटा उसको अपलोड होने में टाइम लगता है ना। देखो सिस्टम पे मेरे पास रिजल्ट बना पड़ा है, उसको वेबसाइट पे अपलोड होना है तो उस पर टाइम लगता है। अपलोड करने के बाद भी एक दफा रिव्यू होता है कि सिस्टम में और नेट पे अपलोड जो हुआ है वो एरर बग्स तो नहीं आ गए। तो आप इसीलिए आईटी के बच्चे हैं, आपने आईटी पढ़ी हुई, आपको पता है कि नहीं पढ़ी? चंगा नहीं पढ़ी। अच्छा मैं क्या बता रहा था, सुन लो, बस टाइम खत्म होने वाला है, 8 मिनट है मेरे पास। मैं ये बता रहा था कि हमने आज क्या सीखा है न्यूमेरिकल में। एडिशनल, पुराना काम तो वो लिखे इसके फॉर्मूले, नया काम क्या सीखा है? दो चीजें। बैंक लोन की मार्केट वैल्यू नहीं होती क्योंकि वो एक नॉन ट्रेडेड डेट है। उसकी कॉस्ट ऑफ बैंक लोन कैसे निकालनी है? जो बैंक लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको इनटू क्या कर देना है बस। तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए जो बैंक लोन की कॉस्ट है उसका जवाब आ जाएगा। उसके बाद आते हैं डिबेंचर्स की कॉस्ट। आल्दो डिबेंचर की 3 टाइप्स हैं लेकिन मैं सिर्फ पहली टाइप की अभी बता रहा हूं। इररिडीमेबल डिबेंचर सिमिलर टू शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर, हम उस पर भी डिविडेंड मॉडल अप्लाई करेंगे लेकिन उसका फॉर्मूले की नोटेशंस थोड़ी सी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय के की जगह हमने क्या किया, आई डिवाइडेड बाय के डी। आई स्टैंड फॉर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और के डी स्टैंड फॉर प्री टैक्स के डी या इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। बाय डिफॉल्ट प्री टैक्स से ही निकलती है मार्केट वैल्यू। ये बाउंड्री मैंने नीचे लिख दिया। ये बाउंड्री कब अप्लाई होनी है? जब आई कैप ने पोस्ट टैक्स के डी या आफ्टर टैक्स के डी दे दी और आपसे कहा होम कर दो मार्केट वैल्यू, तो फिर आप मजबूर हो जाएंगे, मजबूरी में निकाल देंगे क्योंकि किया हुआ है कि अपने किताब में सवाल ना किया होता तो मैं ये बताता ना। अच्छा उसके बाद अगर केडी निकालनी हो तो वो आफ्टर टैक्स होती है, उसमें फॉर्मूला ही सिर्फ आपने क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो आई डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू है लेकिन वो आई के साथ क्या अटैच कर देना है, 1 माइनस टी। ठीक है, समझ आती है? इसमें कोई मसला नहीं, ये बोंगी नहीं है, ये ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट कंपनी परस्पेक्टिव से होती है, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टर परस्पेक्टिव से होती है जो डिबेंचर का खरीदार है। तो इसीलिए डिबेंचर का खरीदार जो है उसकी पर्सनल टैक्सेशन हमारे स्कोप में नहीं है, तभी टैक्स नहीं आना चाहिए वहां पे, और ना आता है। फाइनल में भी करेंगे आप। तो रिडीमेबल और
कन्वर्टेबल हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। हमने जो अभी करना है वो सिर्फ उसकी करनी है, क्या नाम है इसका, रिडीमेबल की। अब आपके पास नोट्स हैं, निकालें, ओपन करें जरा। कैलकुलेटर पे ही करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगना, कैलकुलेटर पे ही करना है। बैंक लोन देखें है कहीं पे उसमें एग्जाम्पल 2 पॉइंट या 3 पॉइंट या जो भी चैप्टर है, अगर आपके पास हैं जरा नोट्स तो ओपन करें और उसके अंदर, जी जनाब, एग्जाम्पल आपने करनी है 2 पॉइंट, मैं बता देता हूं, आपने वो एग्जाम्पल करनी है 2.19 पे आए, एग्जाम्पल 2.19। हाँ जी, अच्छा जी, एग्जाम्पल 2.19 क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है एक फर्म है जिसने बैंक लोन लिया हुआ 2 मिलियन का। कितने मिलियन का बैंक लोन है? 2 मिलियन का, ये बुक वैल्यू है। आगे इंटरेस्ट रेट कितने परसेंट है? 6% इंटरेस्ट रेट है। और कॉरपोरेशन टैक्स यानी कंपनीज का जो टैक्स है वो 30% है। आपसे कहता है बताओ इसकी कॉस्ट ऑफ बैंक लोन जो है वो कंपनी को, कंपनी का मतलब आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगी। तो बैंक लोन की कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है आपने, तो कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए मैंने कहा है शॉर्टकट ये है, इंटरेस्ट रेट लेकर इंटरेस्ट रेट इनटू क्या करना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था तो मैं 0.06 लिख रहा हूँ, इंटू 1 - t 0.30, तो मेरा ख्याल है 0.042 और इसको इंटू 100 करके 4.2%। बस एक लाइन का जवाब है, कुछ नहीं है। ये जो रेट ऑफ ना भी परसेंटेज ओपन करते तब भी ठीक था, 6% का 70% कर लो, एक लाइन का जवाब होता है बैंक लोन का। आगे नेक्स्ट आ जाए एग्जाम्पल 2.20। आपने घर से कौन सी करनी है, 2.21 करनी है, कौन सी कर, नहीं 2 पॉइंट, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, वो रिडीमेबल वाली है। हाँ जी, चले 2 पॉइंट अभी ये करे पहले, क्या कहता है 2.20 में, बताता हूं आगे फिर। अब कहते हैं एक कंपनी के इररिडीमेबल लोन नोट्स हैं ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ये पार वैल्यू है। कंपनी के इररिडीमेबल लोन नोट्स हैं 100 रुपए पार वैल्यू के, विच इज करंटली ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब है वो स्टॉक एक्सचेंज में कितने का फरोख्त हो रहा है, ₹80 एक्स इंटरेस्ट का बिक रहा है। तो ये आपको ₹80 उसकी क्या दी हुई है, मार्केट वैल्यू। ₹80 क्या दी हुई है, हाँ जी। लोन नोट का कूपन रेट कितने परसेंट है, तो ये कूपन रेट हमेशा पार वैल्यू पे अप्लाई होता है, तब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आती है। 2.5% कूपन है, टैक्स रेट 30% है। आपसे कहता है कॉस्ट ऑफ डेट निकालें इस रिडीमेबल डेट की, ओ इररिडीमेबल की। तो कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट अगर मैंने निकालनी है तो इसका फॉर्मूला हमने अभी लिखा था, इररिडीमेबल लोन नोट की कॉस्ट अगर निकालनी है तो उसका ये फॉर्मूला है, आई इंटू 1 - t डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू एक्स इंटरेस्ट, आई इंटू 1 - t, ये फॉर्मूला है। आई स्टैंड्स फॉर, आई स्टैंड्स फॉर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर डिबेंचर या पर लोन नोट, और ये नई दी होती है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा जी, कैसे आएगी, 100 रुपए का 2.5% कर लो, ₹2.5 पर लोन नोट, मार्केट वैल्यू, जी बेटा, मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई थी, ₹80। तो आप पुट कर लो, टैक्स रेट कितना था, 0.30 यानी, तो फॉर्मूले में रखने पुट कर लें, आई
इंटू 1 - t डिवाइडेड बाय 80 रुपीज। ऊपर क्या आता है ये? नहीं, 1.75 जी। ये 2.187, बस 2 डेसिमल तक लिखवाया करें, 2.19 हो गया ना। ठीक है, बस आपने घर से क्या करना है वो नोट कर लें, ये वैसे ही फॉर्मूले में रकमें उठा के लिखनी है और कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ सवालों में कॉस्ट मांगी हुई है, कुछ में मार्केट वैल्यू भी मांग सकता है वो आपसे, ठीक है। लेकिन मैंने ज्यादातर फिलहाल अभी चैप्टर हमारा ये है, अब मैंने ज्यादातर एग्जांपल किसकी दी है? कॉस्ट की। कॉस्ट निकालनी है तो आपने एग्जांपल 2 पॉइंट कहां तक की है ये? 2.20। अच्छा जी, 2.23 कर लिया आपने घर से? घर से कौन सी एग्जांपल करनी है आपने? 2.23। 2.24। इसके दो पार्ट्स हैं, एक में ए पार्ट करना है आपने, ए वाला, बी नहीं करना क्योंकि बी में रिडीमेबल वाला है, वो मैंने अभी नहीं कराया। टू 2.26। इसका भी सारा नहीं हो सकता, 1 और 2, 1 और 2। प्री टैक्स का मतलब 1 - t के बगैर निकाल के दिखाओ। अगर वो खाली कॉस्ट ऑफ डेट का है तो उसका मतलब ऑलवेज 1 - t लेना है, लेकिन प्री टैक्स कह दे तो उसका मतलब 1 - t इग्नोर कर दो। तो हाँ, वो आपको नहीं लेना ना, 1 - t मजबूरी है, तो उसने खुद मांगा है। प्री का मतलब है पहले, टैक्स से पहले पहले। अच्छा जी, 2.26 के बाद में कौन कौन सा करना है? हाँ, ये 5 करना है, 1 to 5। क्या करना है? 1 to 5। जी, घर से 2.27 एग्जाम्पल करनी है ये। चलो बस। तो मैं 2.28 कराऊंगा कल। मैं कौन सी कराऊंगा? लेकिन वो मैंने वो भी करानी है अभी, फॉर्मूले जो है, क्या नाम है, जो बच्चे को रिडीमेबल आता है वो कन्वर्टेबल भी कर सकेगा। अच्छा, कल हम मार्केट वैल्यू की भी प्रैक्टिस करेंगे। हमने ज्यादा सवालों में मार्केट वैल्यू की प्रैक्टिस नहीं की, ज्यादा सवालों में किसकी की है? कॉस्ट की है। लेकिन ये टेबल आपने, मतलब ये जो शीट है ना, ये आपने, क्या नाम है, अपने पास प्रिंट निकलवा के रखवा लेनी है, फोटोकॉपियर को मैं भिजवा दूंगा। अभी ये मुकम्मल नहीं है, कल ये मुकम्मल हो जाएगी, फिर कल दूंगा, ठीक है आपको, अभी आज नहीं। तो ये शीट आपने, मतलब ये 2 सफों पे मैं कर दूंगा इसको, तो आपने इसका प्रिंट निकलवा के जब भी इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है तो पहले ये शीट पढ़ लेनी है एक दफा और इसको सामने अपने रखना है। तो गलती का चांस, आल दो समझ तो आप जाएंगे, लेकिन बाद में आपको फॉर्मूले सब गुड़मुड़ मिक्स हो जाने। तो ये अब आप 2 सफों पे सारे चैप्टर के फॉर्मूले आ जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। कल और परसों हमारी क्लास सिर्फ ऑनलाइन है, ठीक है, फिजिकल क्लास निश्ता। मंडे ट्यूसडे का फिर बताएंगे, कल परसों रिजल्ट की कंफर्मेशन भी आ जाएगी तो आर तक, कि मंडे ट्यूसडे को क्लास का क्या है। जिस दिन रिजल्ट होता है उस दिन क्लास नहीं होती, ये बात क्लियर है।